चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11 ये पढ़ लिया है। जितने भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं। अलग से ग्रुप बना रखा है इको सर्वे का, शायद सभी लोग जुड़े हुए हो उसमें। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं आपको क्वेश्चन लगाने हैं सारे। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करना है। वो क्वेश्चन आपके वापस गलत हो सकते हैं। ठीक, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 6, सेवा क्षेत्र। ठीक, ये देखो डायरेक्ट आपका जो प्री का सिलेबस है वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, वर्ड यूज कर रखा है उन्होंने कि तीनों क्षेत्र के बारे में हम पूछेंगे। मुख्य रूप से तीन ही क्षेत्र होते हैं जीडीपी में, कृषि, उद्योग और सेवा। जीडीपी क्या होती है, कैसा होता है, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में देख लेंगे जब स्टार्टिंग पढ़ेंगे ना। मोटा मोटी एक खाका बता दूंगा। उसके अलावा सेवा क्षेत्र में क्वेश्चन आने का चांस है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर रखा है। उसके अलावा जो साइंस का सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के संदर्भ में साइंस एंड टेक से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिखा हुआ है। जब आप साइंस का सिलेबस देखोगे, ये देखो, ये लिखा हुआ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो इसका मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में जो सेवा क्षेत्र वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ये डायरेक्ट लिंक वहां होगा। तो यहाँ से दो चीज कवर हो रही है। दूसरी चीज है, राजस्थान का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वहां पर लिखा हुआ है पर्यटन, पर्यटन स्थल। ये जो टॉपिक है ये कहाँ से कवर होगा, ये इसका करंट भी यहीं से कवर होगा। ठीक, उसके अलावा कुछ हिस्ट्री के पोर्शन है, जैसे मेले त्योहार वगैरह है या कोई किले वगैरह है जिनका कोई विकास अभी किया जा रहा हो, तो वो भी इसमें मेंशन है। ये सब अपन देखेंगे। सबसे पहले सेवा क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो इसमें बता रखा है। कुछ एक स्टोरी सी लिख रखी है जो आप पढ़ लेना अपने लेवल पर। सेवाओं का उत्पाद करता है, उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। कहने का मतलब मोटा मोटी तीन क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में भी हाईएस्ट है उन तीनों में, और राजस्थान में भी सेवा क्षेत्र हाईएस्ट है इन तीनों में। ठीक, सर्विस सेक्टर में अपन ज्यादा अच्छे हैं, और सर्विस सेक्टर का अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब बाहर अपने खूब बंदे हैं जो जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, बाहर जाके भी खूब सारी सेवाएं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये इसको ऐसे समझो, सबसे पहले जो कृषि होता है, कृषि में जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो विकास करती है तो सबसे पहले कृषि में आती है, उसके बाद उद्योग में आती है, उसके बाद सर्विस में आती है। सर्विस सेक्टर होता है वो कृषि और उद्योग को हेल्प करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ताकि उसमें जीडीपी ग्रोथ हो। लेकिन फ्लो ये होता है कि पहले कृषि होगा, कृषि में जनता ज्यादा काम करेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, उसके बाद वो सेवा क्षेत्र में जाएगी। लेकिन यहाँ अपने मतलब राजस्थान में भी और इंडिया में भी उल्टा हुआ है। कृषि के बाद में डायरेक्ट उद्योग पर कम फोकस करके अपन ने डायरेक्ट जंप कर लिया सर्विस सेक्टर में, जिसका नुकसान अभी अपन को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हर कोई है ना सर्विस सेवा सेवा देना चाह रहा है। हर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इतना नहीं है, इसलिए जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा होता तो वहां पर रोजगार के अवसर भी मिलते, बहुत सारे लोग रोजगार दे भी पाते। तो वो चीजें कम है। बाकी विकासशील देशों के लिए ये ऑर्डर रहना चाहिए, पहले कृषि फिर उद्योग फिर सेवा क्षेत्र। लेकिन इतना आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेंस के लिए काम की चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात यह है कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है जो राजस्थान इको सर्वे में सम्मिलित कर रखी है। भाई हम सेवा क्षेत्र में इन चीजों को मानेंगे। ठीक, वो यहाँ पर नाम लिख रखा है और उनकी लिस्ट है वो यहाँ दर्शा रखी है। ये 6 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सेवाएं आती है जिनको उप क्षेत्र बोला गया है। सेवा क्षेत्र में ये चीजें 6 चीज शामिल है ना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, इनका पता होना चाहिए। जैसे देखो, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह 1, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं 2, वित्तीय सेवाएं 3, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं 4, लोक प्रशासन सेवाएं 5 और अन्य सेवाएं 6। ये इनमें से ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं। यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है। ठीक, सेवा क्षेत्र का स्थिर, अब देखो ये बार बार इन तीनों चैप्टर में आएगा, कृषि में भी आएगा, उद्योग में भी आएगा, सेवा में भी आएगा। ये रामायण इतनी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि
जो जीएसवीए है, अभी होता है क्या, जीएसवीए जीडीपी ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, इसमें आपसे दो डेटा पूछता है बार बार। एक तो प्रचलित, माइक म्यूट रखना ना, प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर आपको डेटा पूछेगा, स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। उसके अलावा दोनों पर ही आपको वृद्धि दर पूछेगा पिछले साल की तुलना में। ठीक, ये डेटा आपको याद होने चाहिए इसमें। जैसे प्रचलित मूल्यों की दर पर जो डेटा है, स्थिर मूल्यों पर तो कितना है, ये वाला रहा 34,30,57। आपको 34 याद रखना है, फिर याद आ जाएगा 3,43,43, ऐसे करके 3.43, ये 6.43। अब देखो इसमें दोनों में 43 43 है, ये इसका आधा है, ऐसे करके आप इसको याद रख लेना, 3 दूनी 6। ठीक, याद हो जाएगा ना ये। उसके अलावा प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर है, वो है 11.26, एक और एक दो, तो ये 11.2 हो गया। उसके अलावा स्थिर मूल्यों पर है 6, तो इसमें आधा कर देना 3, और ये इसका लगभग डबल है। मतलब स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि दर हुई है वो 6.37 है, जो प्रचलित मूल्यों की क्या है, आधी है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए, पॉइंट तक पूछ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखा हुआ है सिलेबस में, इसलिए। ठीक, ये याद हो गया, ये चीज यहाँ ये लिखी हुई है, ये याद भी नहीं करना जो एक्स्ट्रा चीज है। ठीक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान, ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है उनमें 3 सेक्टर होते हैं। ये देखो डेटा यहाँ सिस्टमेटिक नहीं लिखा, इसलिए मैंने जो पहले पेज में, ये जो अपना इको सर्वे हाईलाइटेड वाला, इसमें जो मैंने पहला पेज लगा रखा है वहां पर ये डेटा दिया हुआ है। बस ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ये 3 सेक्टर है, कृषि में कितना याद रखना है, ये वाला डेटा याद रखना है, उद्योग का ये डेटा, और सेवा का याद। ये स्थिर मूल्य पर है और ये प्रचलित मूल्य पर है। ये जो अभी बात कर रहे हैं अभी अपन 45.07, ये वाला लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इनको एक साथ याद करना है साथ में, ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि इन तीनों पर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि तीनों सिलेबस में मेंशन है, कृषि, उद्योग और सेवा। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको कैसे भी करके याद कर लेना, जैसे देखो एक इसमें ट्रिक समझ लो, जैसे 26 लिखा हुआ है, देखो 2 2 4, बोले एक साथ लिख लेना ताकि याद हो जाए आपको। 2 2 4, 9 में से 6 माइनस किया, ये 3 आ गया। कृषि कम है, ऑर्डर वही है जैसा है पहले, कृषि कम है, उसका उद्योग ज्यादा है और सेवा ज्यादा है। ये स्थिर मूल्यों पर बात है, याद हो जाएगा डेटा। इसमें पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ पॉइंट इसलिए याद करने की जरूरत है, सॉरी, क्योंकि देखो 26.21 और ये 26 इसलिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से ही क्लियर होगा कि स्थिर पर है या प्रचलित पर पूछा है। क्लियर, इसमें कैसे याद करोगे, 2 2 4, समझ रहे हो कि बात को, ऐसा कुछ करके अपने माइंड में इसको सेट कर लेना, ये तीनों एक साथ करना, स्थिर का और प्रचलित का। ठीक, उसके आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 6 चीज इसमें शामिल है जो मैंने बता दिया। अब इन 6 में भी किसका अब इसको 100 मान लो, इन 6 को 100 मान लो, अब इसमें मैक्सिमम किसका योगदान है वो आपको पता होना चाहिए, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का, जो 28.01 है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस उप क्षेत्र का सेवा क्षेत्र में अधिकतम योगदान है। ऑप्शन दे देगा, व्यापार, होटल, जलपान गृह 1, वित्तीय सेवाएं 2, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं 3 और लोक प्रशासन सेवाएं 4। तो आंसर क्या टिक करना है, ये वाला। और लास्ट मिनिमम पूछेगा तो लोक प्रशासन सेवाएं आंसर करना है। पूछ ले तो देख लेना, बाकी शायद एक ही पूछेगा मेरे हिसाब से, है ना। उसके अलावा जो डेटा दे रखा है कि इनका वृद्धि दर किसकी रही, जैसे वृद्धि दर हाईएस्ट किसकी रही इनमें से, तो ये डेटा आपने को यहाँ दे रखा है। व्यापार, होटल या जलपान गृह, 2 नंबर पे परिवहन। देखो इसमें जो 3 नंबर का जो डेटा दे रखा है ना, वहां पर हाईएस्ट वृद्धि दर हुई है। देखो ये लिखा हुआ है, व्यापार, होटल, जलपान गृह 1, परिवहन, भंडारण, संचार 2, वित्तीय सेवाएं, संचार, संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, ये अलग अलग कर लेना इसको 6 भाग। इसमें जो 3 नंबर का डेटा है ना, वहां पर हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। मान लो पूछ ले कई बार कि कौन से उपक्षेत्र में ज्यादा वृद्धि दर हुई है सभी में से, तो शायद ये 3 नंबर का है। 3 नंबर का कौन सा, वित्तीय सेवाएं। ठीक है, वित्तीय सेवाएं है ना, देख लेना एक बार। वित्तीय सेवा ये 4 नंबर। इंपॉर्टेंट, बस यहाँ तक है ना, यही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। समझ में आ गई, तीनों के डेटा याद हो, स्थिर पर, प्रचलित पर, वृद्धि दर पता हो, उसके अलावा ये पूछता है ज्यादातर, है ना, ये भी पूछता है। और ये डेटा आप याद रख लेना वैसे, 64 और
34 ऐसे करके याद हो जाएगा ये। अब उसके अलावा आगे टॉपिक दे रखा है, ये बोल रहा है कि हमने ये जो चैप्टर है इसमें उत्तरवर्ती भाग में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न घटकों की प्रगति पर हम आगे चर्चा करेंगे, ऐसा बोल रहा है ये। अब उसपे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, सबसे पहले बोला है पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं। मतलब ये टॉपिक वैसे मेंस में है, मेंस का जब आप प्रबंधन पढ़ोगे ना तब लास्ट में लिखा हुआ है आतिथ्य प्रबंधन, कि किस तरह से आप एक अतिथि का प्रबंधन करोगे अगर आपके यहाँ आ गया राजस्थान में, या टूरिज्म जो सेक्टर है उसको कैसे बढ़ाओगे, क्या उसका कैसे मैनेजमेंट करोगे, मेंस में भी दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे वित्तीय सेवाएं, उसके बाद देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो आपके साइंस में लगा हुआ है, और ये आपकी ज्योग्राफी में है। पर्यटन वर्ड लिख करके डायरेक्ट, अगर कोई करंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहाँ से पूछेगा। ठीक। अब पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान राज्य के प्रमुख आकर्षण, ये आपको पता ही है भाई, वो बहुत अच्छा है राजस्थान, ये सब बातें यहाँ लिख रखी है जो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पर्यटन के अंदर कितने लोग आते हैं, देशी कितने आते हैं और विदेशी कितने आते हैं, वो संख्या आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 1807, 1807 याद होनी चाहिए, जिसमें 17 नंबर कौन है, स्वदेशी है, और 17 लाख है विदेशी। ये डाटा ज्यादातर पूछता है, 17 लाख विदेशी। ठीक। दोनों 17-17 है, देखो याद, कंफ्यूज मत हो जाना, 17 लाख है और यहाँ पर 1790 है। आ सकता है क्वेश्चन, इस बार आया नहीं है, एक दो बार से ये, तो ये आ सकता है वापस। ठीक। ये संख्या वापस बढ़ी है, पहले एक बार कम हो गई थी कोरोना की वजह से, अब ये संख्या वापस बढ़ गई। अब ये देर का है, औसत वृद्धि दर देर की, कि मतलब जैसे 2011-12 से लेकर के 23-24 तक कितनी ग्रोथ रेट रही एवरेज, एवरेज ये सेक्टर इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो इसमें ये हाईएस्ट वाला एक बार आप देख लेना, पूछे तो पूछ सकता है भाई, हाईएस्ट मतलब वही वित्तीय सेवाएं है शायद, है ना, जिसमें 11-12 की तुलना में 23-24 तक लगातार प्रति वर्ष, है ना, वृद्धि दर हुई है, ये है। अब वापस वो पर्यटन आ गया ना, ये बीच में एक बॉक्स था जो ऊपर वाले का दिया हुआ है सर पर्यटन में। सीए सर हाँ, एक क्वेश्चन था सर, इस सीएजीआर का मतलब क्या होता है? सीएजीआर मतलब है कि औसत वृद्धि दर कितनी रही है पूरे एक दशक टाइप की, जैसे से मान लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है सीएजीआर, ये रहा 12 वर्षों की, 12 वर्षों की। 12 वर्षों की अवधि के लिए औसत वृद्धि दर, सीएजीआर, है ना, एनुअल ग्रोथ रेट, ये मतलब एनुअल ग्रोथ रेट, ऐसे करके देख लें। अब इस देखो पर्यटन वाले में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन वो पूछ लेगा विदेशी कितने हैं, देशी कितने हैं, और टोटल संख्या कितनी थी। ठीक। दूसरा पूछेगा कि अभी हाल ही में शायद 22-23 के बजट में इसको क्या दे दिया गया, उद्योग का दर्जा दे दिया गया, पर्यटन व हॉस्पिटली क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। पहले आंशिक दर्जा था 1989 के आसपास, ये कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग इसको आंशिक दर्जा दिया था, उसके बाद में इसको फुल वो सारे लाभ मिलेंगे जो एक उद्योग को मिलते हैं, मतलब एक उद्योग के समान ही सारी उसको रियायतें, सारी उसको लोन वगैरह वो सब मिलेगा, उसका फायदा होता है। ठीक। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति वो कब आई, तो 22 में आई। ठीक। अब उसमें क्या है, वो घिसे बेटे पॉइंट लिखे हुए आएंगे नीचे की, के तहत राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनी के रूप में, है ना, बढ़ावा देना, हाँ बढ़ावा देना, राजस्थान फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना, हाँ देना, ऐसा कुछ करके आए तो आप टिक कर देना। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो योजना वगैरह में या कोई नीति में आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, सुजस वगैरह में आएगा। ठीक। विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया गया। ये क्या होता है ना, कुछ करंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको कई बार हम आरपीएससी का पेपर देते हैं तो क्या होता है ना, कई क्वेश्चन ऐसे करंट के पूछता है जो लगता है ये 23 का कैसे आ गया इसमें, तो इसका मतलब 23 का पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं 23 का नहीं पढ़ना है। उसका लॉजिक होता है कि वो कहीं इको सर्वे में दिया हुआ है, पुराना डेटा है वो, है ना। जैसे ये वाला पूछ ले, मान लो वहां लिखा हुआ है ऐसे कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ किया गया, 2023 डेट दे देगा तो अपन को लगेगा 23 का करंट पढ़ना है क्या, नहीं, वो कहीं लिखा हुआ था, इसलिए आप दिमाग में रखना थोड़ा सा। यहाँ जितने भी ये मीटिंग वगैरह हो रही है, ये आपको एक जस्ट माइंड में रखनी है, हाँ कहाँ हो रही है, किधर क्या है, बस कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन ये जयपुर में किया गया, ये भी जयपुर में है, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। फिर उसके अलावा राज्य में पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में। अब ऐसे कोई कुछ कुछ अजय लिखा हुआ राजस्थान लगे कुछ अपना सा रोमांस ऑफ राजस्थान, भाई ये जयपुर में इनकी लॉन्चिंग हुई है कुछ, है ना, ऐसे पूछ ले तो भाई हाँ आपको दिमाग में रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 फरवरी 2024 को जयपुर में इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है क्योंकि 2024 की घटना है, और ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा नॉर्मली, भाई ये कहाँ हुआ, जयपुर में ही हुआ, नहीं हुआ तो आंसर पे जयपुर टिका हुआ। ठीक।
मरु महोत्सव के दौरान, अब देखो बहुत सारे महोत्सव होते हैं जो मैंने उनकी पिक्चर थी ना, जितनी भी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे थी वो मैंने अपलोड कर दी ग्रुप पर, आप देख लेना। मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, पुष्कर महोत्सव। मरु महोत्सव पे क्वेश्चन आया था, सेम हाँ यही स्टेटमेंट दिया था, इसको चेंज कर दिया था और जैसलमेर को बीकानेर कर दिया था जून हाँ 2024 में हाँ, आया तो था ऐसे मरु कुछ करके महोत्सव। आए ना, तो आप थोड़ा देख लेना उसमें है ना, ये रहे वो उत्सव। और बाकी जो उत्सव बच गए ना वो मैंने ग्रुप पर अपलोड कर रखे हैं विद पिक्चर, ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट है, माननीय मतलब कोई प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की विजिट होगी ना भारत में, राजस्थान के अंदर, वो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको ध्यान से देखा करो। चाहे वो कुछ भी उन्होंने बोला हो, कोई वर्ड भी बोला हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। और अभी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है, तो वो उसको प्रमुखता से छापेंगे उस खबर को। प्रधानमंत्री द्वारा सांवलिया सेठ मंदिर में लेजर वाटर शो का लोकार्पण हुआ, केसरी पाटन बूंदी व करनी माता मंदिर। अब आपको नॉर्मली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई मंदिर कहाँ है, तो आप देख लेना। उसके अलावा पुष्कर मेला कहाँ, अजमेर। अब पुष्कर मेला बहुत इस बार काफी मतलब न्यूज में रहा है, तो पुष्कर मेला पे कोई भी क्वेश्चन है ना, कब वो लगता है ना, उसकी डेट भी एग्जैक्ट वो है, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक। पुष्कर मेला के लिए अलग से एक अथॉरिटी भी बनाने की बात चल रही है, जैसे यूआईटी टाइप की कुछ बनाया जाए, ताकि वहां पर अलग से उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक। ऊंट महोत्सव है बीकानेर है, मरु महोत्सव है जैसलमेर, कंफ्यूज मत हो जाना। मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, ब्रज होली, ये सब नाम से क्लियर है भाई किधर होने वाला है। पतंग, गणगौर और तीज है, ये जयपुर में होगा, ठीक। ये वापस वही, इसको वापस इन्होंने बताया कि हमने ये कार्यक्रम ये करवाए हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है ना, ये पेपर में आ सकता है। हाँ हाँ, और आ सकते तो हाँ, और इसकी थीम पता है क्या है, कि राजस्थान में है ना वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को डेवलप करना, इसकी हाँ, थीम ये थी, ध्यान रखना इसको। आगे आ जाएगा, वेडिंग वाले भी है ना सारे। वेडिंग के लिए अपन बेस्ट है, मतलब है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर। हाँ तो किले हैं ना, और दुनिया भर की प्रेम कहानियां है, तो वेडिंग के लिए राजस्थान इसलिए तो बेस्ट है। खुला खुला क्षेत्र भी है थोड़ा सा, मतलब वो जो आप बोलते हो प्री वेडिंग वाला। वो तो है, पर सबसे बड़ी बात है लड़कियों को चाहिए राजकुमार टाइप, तो वो राजकुमार वाला फीलिंग जो है ना वो किलों के साथ, वो राजस्थान में ही है, एमपी में भी नहीं है इतना, इसलिए। एक बात है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों की G20 की जो बैठक हुई थी वो अलग अलग जगह हुई थी, तो वहां पर भी कुछ ऐसा उन्होंने हुआ है, ये आप देख लेना। ये सारी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो देखो ये है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती। अब वहां पर ऐसा पूछेगा हाल ही में उच्च न्यायालय की कौन सी जयंती मनाएगी, स्वर्ण जयंती, प्लेटिनम, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे देगा, तब आपको ये टिक करना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, नॉर्मल लगेगा लेकिन देख लेना। फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 2024 को जयपुर के सभी प्रमुख स्मारकों, अन्य ये नहीं पूछेगा ऐसा कुछ भी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पर्यटन विकास का कोष है, जो कोष बढ़ाया, वो पहले 1000 करोड़ का था, उसको बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया, तो अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 1500 करोड़ है। बेणेश्वर धाम है, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए बस, यहाँ आ गया इसका मतलब, मैं थोड़ा बहुत वहां पे कुछ ना कुछ खुरबुराहट स्टार्ट हुई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई ये जगह कहाँ है। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जोधपुर के विकास हेतु ये 25, ये सेम जैसे एग्जीबिशन सेंटर माई सी तो नहीं है ना, ये माई से शायद है, MICE, ये क्वेश्चन मेंस में आया था प्रबंधन में। हाँ माइस है ये, माइस। ओनली माइस लिखा होता कि माइस क्या है, फिर जिसने लिख दिया, इंसेंटिव। आधे लोगों ने वो खाली छोड़ दिया होगा। माइस नॉर्मल क्वेश्चन था, इको सर्वे से आया था प्रबंधन में। नहीं, मैं क्यों तो लिख के आई थी। क्यों आया था, क्योंकि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, याद हो तो अभी, पर्यटन एंड हॉस्पिटलिटी, ये जो वर्ड लिखा है इसकी वजह से ये टॉपिक लगता है प्रबंधन में, और वहां पर कोई नहीं देखता राजस्थान के संदर्भ में। बाकी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, ठीक। बाकी लोग पढ़ते रहे दूसरी चीजें, ये नॉर्मल सी चीज थी जो उन्होंने पूछ ली। उसके बाद है विरासत नगरी, इसलिए एक वर्ड का मतलब होता है थोड़ा बहुत देखते रहा करो चीजों की, जो सिलेबस से लिंक हो रहा हो, सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। जैसे ये मेरे को याद नहीं आया था, सही बता रहा हूँ, जैसे जब पेपर एंड हो गया था, पूरा पेपर हो गया था ना, फिर मेरे पास में भाई बैठा, तो उसको मैंने पूछा कि ये माइस क्या है, तो बोला वो, मैंने कहा वो वाला ही तो नहीं है ना ये, हाँ बोला वो वाला ही है। फिर मैंने उसको धड़ा दे उसको लिख दिया कि भाई ये मैटर है, भाई इसमें मीटिंग आयोजन होती है, उसका महत्व ये है, उसका उद्देश्य ये था। याद नहीं आ रहा तो मतलब नॉर्मल चीजें लिख दो भाई, ये ऑब्जेक्टिव है ना, भाई क्या फायदा होगा, वो सब लिख सकते हैं, ठीक। दी गई है, ये कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। नेवटा बांध एवं कानोता बांध जयपुर को वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने के लिए। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऐसे लिखा हुआ जाएगा, वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म साइट के लिए किसको विकसित किया गया, तो नेवटा बांध और कानोता बांध। ये आपके वो आ गई है ना, टूरिज्म फेयर वगैरह, कल्चरल वगैरह का भाई। अब देखो अवार्ड मिले, खूब सारे अवार्ड मिले, याद नहीं रखना है लेकिन कुछ अवार्ड मिला है तो हाँ टिक कर देना, हाँ मिला है।
क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जैसे एनजीओ वगैरह या बहुत सारी मतलब मार्ट वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसा है ना, तो सब में अपन ने मतलब अच्छी पोजीशन हासिल की। देखो, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, एक्सीलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन, बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स एंड ऐसा कुछ। ठीक। अब है कल्चर, ये आपके जो कल्चर वाला टॉपिक है वहां से लिंक होता है जवाहर कला के अंदर। शायद इसके 2023 में 30 साल पूरे हुए थे। सही बोल रहा हूँ मैं? 93 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। सही है क्या डेटा? एक बार हाँ सर। यस हाँ, तो सर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में किसके 30 वर्ष जैसे मान लो कुछ करके आ जाए, तो जवाहर कला के अंदर का ऐसा हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, क्यों खोला गया है, सब लिखा हुआ है। शास्त्रीय क्या अपने वहाँ टॉपिक भी है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत, जिसका कहीं आपको है ना ये मिलेगा भी नहीं टॉपिक ये सिलेबस में, है ना। तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं पूछेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय, ऑब्जेक्टिव देख लो इसका क्या है। पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा कला एवं वास्तुकला के विभिन्न रूपों में समाविष्ट सांस्कृतिक विरासत, इसी बेटी बात लिखी हुई है, जानते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, अब ये जितने भी किले हैं ना ये आपके आर्ट एंड कल्चर से लिंक होते हैं। फलोदी किला कहाँ है? जोधपुर में है, नाम से क्लियर हो रहा है। सिवाना किला बाड़मेर, तालाबशाही बावड़ी बाड़ी जोधपुर धौलपुर, शेरगढ़ किला अटरू बारा, बाला किला अलवर, सरवाड़ का किला अजमेर, मंदिर समूह आवा कोटा। अब देखो ऐसी जगह आ गई ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो इधर उधर कर देंगे। सरकारी संग्रहालय आहट, तो नाम से क्लियर हो रहा है, ये नहीं पूछेगा। संग्रहालय मंडोर, तो ये जोधपुर में होगा, नाम से क्लियर है। अल्बर्ट हॉल की पता होगा आपको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है खेतड़ी का किला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर आंसर क्या करोगे आप? खेतड़ी करके आ जाओगे। बाकी झुंझुनू में है, खेतड़ी भी झुंझुनू में, लेकिन दोनों ऑप्शन थे उसमें, खेतड़ी भी था झुंझुनू भी था। 99% ने खेतड़ी टिक किया होगा, लेकिन आंसर झुंझुनू है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। छनेरी पनेरी देवाली ये झालावाड़, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये कहाँ से आ गया छनेरी पनेरी? तो फिर ये इसमें लिखा हुआ है। देवस्थान विभाग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिपार्टमेंट का? कि मंदिर संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में इसमें कुछ स्कीम्स दे रखी है, जैसे पहली है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भाई थोड़ा घुमाना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रेल मार्ग के माध्यम से। अब इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाहर भेजने का भी है क्या इसमें प्रावधान? हाँ है। कौन सी जगह? एकमात्र एक ही जगह है, पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल, जहां पर हवाई मार्ग के माध्यम से मुक्त यात्रा करवाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑब्जेक्टिव बता रहे, बाकी इनकी संख्या है ना शायद वो चेंज होती रहती है। अभी संख्या कितनी है एक बार आप बोल दो, आप में से कोई। वो 40,000। 40,000, तो वो 40,000 संख्या याद रखें। आगे है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना ये है कोविड-19 के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो ये गंगा जी अपने जो मृत में होते हैं उनका गंगा जी में वो अस्थि विसर्जन करते हैं, उसके लिए ये बोला गया था कि एक अस्थि कलश के साथ में 2 परिवार के सदस्य जा सकते हैं और आराम से वो निःशुल्क यात्रा कर करके अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। तो इसमें जो पैसा लगेगा ना वो डिपार्टमेंट देगा पैसा, ये वाला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। इसको पैसा कौन देगा? ये देवस्थान विभाग पैसा देगा। जितना पैसा लगेगा, जितनी वो मतलब टिकट कटेगी ना उस हिसाब से। बाकी इसमें कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मोक्ष कलश योजना क्या है, क्या ये कलश से संबंधित है, कलश को इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दे देगा आपको। जिसको पता है वो टिक कर देगा, बाकी बताइए आपको। सिंधु दर्शन योजना, नाम से क्लियर है। इस योजना में भारत के लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का या तो 50% या अधिकतम 10,000 रुपए, दोनों में से जो भी होगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये डेटा पूछ सकता है। ये पूछ लेगा सिंधु दर्शन योजना क्या है, क्या सिंधु नदी में घुमाया जाएगा, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे देगा, या नॉर्मल आपको जिसको पता है वो टिक कर देगा। स्टेटमेंट बना के भी पूछ लेगा कितनी राशि इसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है। 14 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, ये तो कोई नहीं। अब देखो बैंकिंग, बैंकिंग है ना ये आपके इंडियन इको में है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट लिखा हुआ है बैंकिंग वर्ड। इसका मतलब मैंने 3-4 बार एक पोस्ट अपलोड की थी, बार बार अपलोड की थी, वो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अभी हाल ही में क्या हो रहा है, उन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके हर स्टेट वाइज वन स्टेट वन एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, ऐसी पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट। तो वो संख्या याद रखना, मैंने शेयर की थी ग्रुप पर, आप सर्च कर लेना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो डेटा आ जाएगा, वो याद रखना है आपको। ठीक। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें देखो ये बोल रहा है कि राजस्थान में जितने भी बैंक हैं, हर टाइप के बैंक होते हैं। निजी बैंक भी हो सकते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी हो सकते हैं, विदेशी बैंक भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकते हैं, या कोई एनबीएफसी भी हो सकती है।
वो क्या करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हेल्प करती है जनता की, और वो कुछ ऐसी योजनाएं हैं उनके माध्यम से वो करती है, जो योजनाएं यहाँ पर लिखी हुई है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए ये योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये अपन ग्रामीण वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया चैप्टर 7 में, इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। डे एन्युअलम, डे एनआरएलएम, है ना, दो स्कीम होती है। ठीक, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसमें पढ़ लेंगे, आगे आ जाएगा। स्टार्टअप स्टैंड अप, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, शायद ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा था, मेंस 2021 में। तथा SC ST के विकास की योजनाएं, इसमें किसी के भी नंबर नहीं आया था। क्यों नहीं आया ना, किसी ने भी सही नहीं लिखा। मैंने बहुत सारे टॉपरों की कॉपी देखी, उसका रीजन था क्योंकि वो सबने ये लिखा भाई रोजगार का सृजन करना है, ये करना है, वो करना, सबको 0 टिक आए थे नंबर, क्योंकि उन्होंने वो सही लाइन नहीं लिखी। आगे लिखा हुआ है SC ST के विकास की योजनाएं, अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो अपन पढ़ ली, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन एवं स्वरोजगार योजना आदि समाज के सीमांत कमजोर वर्गों के विकास के लिए बैंकों की सक्रिय भागीदारी के रूप में चलाया जा रहा है। अब इसमें याद ये रखना है कि ये योजना कहीं ना कहीं पूरे इको सर्वे में कहीं ना कहीं आपके टच करेगी, तो आपको उस टाइम ध्यान रखना है कि भाई हाँ, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इंडिया में जो इंडियन इको सर्वे का क्वेश्चन आता है ना, सॉरी मतलब इंडियन इकोनॉमी में, वो क्वेश्चन राजस्थान में जो लिखा हुआ है ना, उससे लिंक करके पूछेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मुद्रा योजना लिखी हुई है, तो ये क्वेश्चन वहां वाले से नहीं है, ये इधर से ही पूछा है इन्होंने। मतलब ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है ये योजना। आगे लिखा हुआ है, ये डेटा कुछ लिखा हुआ है कि राजस्थान में जमाओं में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में इतने % की वृद्धि हुई है। ऑल इंडिया स्तर पर तो 13%, मतलब पहले जितना पैसा जमा कराया था ना पिछले वित्तीय वर्ष में, उसकी तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 12% ज्यादा पैसा जमा कराया लोगों ने, है ना। अखिल भारतीय स्तर पर डेटा था 13%, और ये 12-13, ठीक है ना। उसके अलावा ये डेटा भी एक बार और देख लेना आप, साख जमा अनुपात ये इतना था। ये वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन रहने दो, वैसे याद करने का कोई औचित्य नहीं, कभी पूछा नहीं इन्होंने, फिर भी एक बार माइंड में रख लेना, रखो तो, है ना। ये दोनों तीनों डेटा, ये डेटा एक और देख लो, राजस्थान में औसतन है ना लगभग 10,000 लोगों पर एक बैंक की शाखा है, ये आप दिमाग में रखना। जैसे ऑप्शन आ जाए 5,000, नहीं, गलत है, 10,000 के आसपास है, बस इतना डेटा याद रखना, 96-94। और राज्य के औसतन 40 वर्ग किलोमीटर में एक बैंक शाखा है। डिजिटल भुगतान, डिजिटल भुगतान को लेकर के आपके इंडियन इको में दे रखा है, जैसे DBT दे रखा है डायरेक्ट, या जैसे कि किस तरीके से आप है डिजिटल भुगतान करके, जैसे सरकार भी नागरिकों को सुरक्षा, मतलब सुरक्षा भी, और दूसरी वो पैसा भी ट्रांसफर कर रही है, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, भ्रष्टाचार वगैरह। नीति आयोग भारत सरकार के डिजिटल भुगतान के 5 प्रकार सुझाए हैं, जो इन्होंने यहाँ लिख रखा है। पूछने वाला क्वेश्चन ये, एक तो देखो, अगस्त 2023 में राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण हेतु चयनित किया गया है। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये सब वो बातें लिखी हुई है भाई, हमने ऐसा किया, ये सब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इतने टाइप के बैंक है राजस्थान में काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा जो मैंने करंट का डेटा अपलोड किया है, 2 बार डाला है मैंने, अपलोड किया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप सर्च करना, तो जो भी न्यूज मिले, डेटा मिले, शायद बैंक है वो संख्या 48 है क्या है, वो याद रखना है आपको। 43 से 28 रहेगी सर। हाँ, 43 से 28 होगी, बस ये डेटा याद रखना है। ठीक, बाकी और पढ़ लेना उसको, ताकि आपको सहूलियत हो। विदेशी बैंक की इनकी संख्या अभी मैंने उसमें बताई थी, शायद 7 है संख्या, है ना। ये देखो मार्च 2024 के अनुसार, ये पीछे पीछे जो डेटा दे रखे हैं ना सांख्यिकी परिषद, उस टाइम मैंने बताया था, वो डेटा शायद 7 ही होना चाहिए, ये याद रख लेना बस। निजी बैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, पता होना चाहिए भाई, निजी क्षेत्र के भी बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, लघु वित्त बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं, ये कर लेते। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन कहीं पर भी वर्ड है, इसका मतलब ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा, मतलब वित्त के बारे में पता चले, या उनको इन्वॉल्व करो बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करो, ताकि वो भागीदारी उनकी बढ़े, क्या सिस्टम है ना पारदर्शी हो, है ना। इस टाइप की बात इसमें लिख रखी है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसका पता होना चाहिए वित्तीय समावेशन होता क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टैंड अप इंडिया योजना, मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा था, स्टार्टअप योजना क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछा था,
90% लोगों को 0 आंसर दिया था या आधा नंबर दिया था। उसका रीजन था कि एग्जैक्ट लाइन नहीं लिख पाए जो इसमें लिखी हुई है, ये लाइन लिखनी थी उसमें। चलो ये तो स्टैंड अप का है, वो स्टार्टअप का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ क्या मामला है, यहाँ ये है कि स्टैंड अप योजना की शुरुआत SC ST और महिला उद्यम में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। हाँ, की गई थी, ये स्टेटमेंट आ सकता है। दूसरा ये पूछ लेगा, इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा में वंचित वंचित आबादी तक 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी स्टेटमेंट सही है। और 7 वर्ष में उसको वापस लौटाना है। ठीक, ये कुछ लिखा हुआ है, ये गैर कृषि क्षेत्र में या हरित क्षेत्र में उद्योग वगैरह को लगाएगा उनको पैसा दिया जाएगा। तो आप इसको दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये स्कीम मैंने इंडियन, अपन ऐसा मत सोचो कि राजस्थान इको सर्वे पढ़ रहे हैं, इंडिया इको है, वो भी यहाँ से लिंक हो रही है पूरी। ठीक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने योजना के प्रसार प्रसार के लिए, ये इसके लिए वो जवाबदेही है, योजना से संबंधित इन्होंने ये किया। एक देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राजस्थान के 31 मार्च 2024 तक इतने करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, 3.54 करोड़, लगभग 3.5 करोड़, याद रखना डेटा। और 91% को आधार से लिंक कर दिया। जो जेम ट्रिटी है ना, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को मतलब आपस में कनेक्ट कर दिया। ये योजनाएं हैं, 3 एक साथ आई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों स्कीम एक साथ आई थी, मतलब एक साथ आपस में लिंक है ये तीनों योजनाएं। तो एक बार इनको आप कहीं के कोई डेटा मिले ना, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा डेटा, अगर आपको नहीं मिले तो। इनमें यही पूछेगा कि कितनी प्रीमियम राशि देनी होती है, ताकि जब कोई दिक्कत आए, मतलब जब उसकी देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसको बाद में कितनी एकमुश्त राशि मिलेगी, इस स्कीम में कितनी एकमुश्त राशि मिलेगी। अटल पेंशन योजना के बारे में इन्होंने क्लियर कर गया है यहाँ पे। ये शायद इस बार UPSC में भी अटल पेंशन योजना पे कोई क्वेश्चन पूछा था, और देखो यहाँ इन्होंने इसको मेंशन यहाँ किया है, इसका मतलब इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे चांस है इंडियन इको के हिसाब से, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा इसी को बोलते हैं, समाज के लोगों को सुरक्षा देना, एक तरह से सुरक्षा ही मिल रही है। देखो इनमें वर्ड भी आप देख रहे होंगे। ये क्या स्कीम है, अटल पेंशन योजना में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित योजना है, जिसमें पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा। 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जितना पैसा आप जमा कराओगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। कब? 60 साल के बाद में। और वो मिनिमम 1,000 रुपए से 5,000 के बीच मिलेगी। 5,000 से ज्यादा भी नहीं मिलेगी। 5,000 से ज्यादा मिल रही तो भाई आपका मामला हाई फाई है, हाई प्रोफाइल केस है, तो भाई आप दूसरी स्कीम ज्वाइन करो, आप असंगठित क्षेत्र के नहीं हो। इस तरह से इसमें ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। एज ग्रुप कितना है? 18 से 40 एक, 60 साल बाद मिलेगा 2, तीसरा ये राशि कितनी, 1,000 से लेकर 5,000 तक। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ मेंशन किया है ना, तो ये पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लेना। सर 9:40 हो रहे हैं, फिर मेरे को लेट हो जाएगा, थोड़ा रुको भी 1 मिनट, है ना, ये तो या तो फिर पूरा, आज रहने देते हैं EC। और हाँ ये पूरा करवा देते हैं, 1 घंटे में हो जाएगा, 20 मिनट में खत्म। हाँ ठीक है, तो फिर आप पूरा करा दीजिए, मैं जाती हूँ फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में देखो क्वेश्चन मुद्रा योजना पर पूछने का 99% चांस है। कारण बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो 3 श्रेणियां है ना, शिशु, किशोर, तरुण। तरुण की राशि को बढ़ा दिया, 10 लाख से 20 लाख कर दिए। ये 50,000 तक था, इसमें 5 लाख तक था, इसमें 10 लाख था, जिसको 10 लाख के बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो ये न्यूज में है, क्योंकि अधिकतर जो योजनाएं है ना, आवाज आ रही है ना, लोग जुड़े हुए 40। अब देखो, इसमें 3 कैटेगरी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछेगा क्योंकि न्यूज में रहा है। ये जो इसकी राशि है ना, वो बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी स्कीम है ना, मोदी गवर्नमेंट आते ही 2015 में इन्होंने क्या किया, सब स्कीमों के नाम चेंज कर दिए। स्कीमें सारी पहले चल रही थी, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने कोई नया काम किया है। ये स्कीम सारी पहले चल रही थी, उनके नाम चेंज कर दिए सबके, थोड़ा ऊपर नीचे करके, कोई किसी में एज ग्रुप बढ़ा करके, किसी में नाम चेंज कर दिया, शिशु, किशोर, तरुण या कुछ और करके। सर इसमें एक और कैटेगरी जोड़ी है क्या? नहीं नहीं, कैटेगरी नहीं जोड़ी, इसमें राशि बढ़ा दी 10 लाख से 20 लाख। तरुण प्लस कैटेगरी है ना? हाँ, तरुण प्लस, हाँ तरुण प्लस हुई है। हाँ, तरुण नाम प्लस शायद वो, तरुण प्लस हुई है, हाँ। हाँ। ये बड़ी हुई। इसमें क्वेश्चन इसलिए, ये इंडियन इको में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये राजस्थान से लिंक होके नहीं आएंगे, आएंगे उधर, आएंगे यहाँ से, और लिंक होके आएंगे, वो सिलेबस का पॉइंट उधर से होगा, ऐसे समझ लो। ठीक, तो आप इसको दिमाग में रख लेना। इसमें क्या होता है ना, ब्याज बहुत कम लगता है, और आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है।
जैसे मान लो जो भी अपन लोन लेते हैं ना, कई बार तो अपन को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, आपके जो घर के डॉक्यूमेंट है या कुछ भी और चीज है, तो वो गिरवी रखनी पड़े तभी वो आपको लोन मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है, स्कीम में सीधा लोन मिल जाता है। समझ गए? आगे है डीबीटी योजना। जैसे लोन बैंक वाले पे डिपेंड करता है, शायद कोई बैंक का एक कर्मचारी यहाँ पे अपने जुड़े हुए भी हैं। सुरेश जी है क्या? क्या हाँ जी, पता। हाँ जी सर। आपको ज्यादा पता होगा शायद योजना हाँ के जी, बारे हाँ में। जी, हाँ जी सर। ये सर बैंक मैनेजर हैं पीएनबी बैंक के। ठीक है, फिर देखो आगे है राज्य के लिए डीबीटी योजना, है ना। डीबीटी योजना में क्या है, डीबीटी आपके डायरेक्ट इंडियन इको के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे अपने राजस्थान ने, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन कर रखा है, जो डीबीटी योजना जितनी भी होती है उनकी पूरी वो देखरेख करेगा। राजस्थान में वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि डीबीटी जो सिस्टम होता है ना, वो किन चीजों पर, मतलब डीबीटी किन चीजों में मिल रही है। 3 ऐप पर मिलती है। एक तो होता है फूड, मतलब खाने पीने पर, जो मैंने आपको बताई थी पहले, जो खाद्य सुरक्षा एक्ट है उसके तहत। एक होता है फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर पे मिलेगा, मतलब जो उर्वरक वगैरह है। एक मिलता है फ्यूल पर, जैसे आपने ये देखा होगा उज्ज्वला योजना वगैरह हो गया, है ना, इस टाइप की योजना। ये आप याद रखना, 3 ऐप, है ना। उसके अलावा जो भी डेटा होगा वो मैं इंडियन इको जब करेंगे तब बता दूंगा, ठीक। उसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है, ये जो बातें लिखी हुई एक बार इनको पढ़ लेना। डीबीटी योजना की व्यापक पहचान, जन आधार पोर्टल पर इसकी ऑनबोर्डिंग, आधार अधिनियम की, आधार एक्ट जो है ना, उसकी धारा 4 और 7 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना। ये कहीं पूछ ले मान लो, क्योंकि डीबीटी डायरेक्ट लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ ना, ठीक। ये वाला डेटा भी एक बार आप देख लेना। उसके बाद में अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक लिंक होता है साइंस से। साइंस का जो पोर्शन है ना, राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से, कंफर्म। जैसे कई बार पूछा था राज्य स्टेट रिमोट, ये सेंटर का नाम पूछा था, जो कहाँ पर है, जोधपुर में। इस टाइप का कोई क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आएगा और टफ क्वेश्चन आएगा, तो वो इस विभाग की एक वो होती है एनुअल रिपोर्ट। उस एनुअल रिपोर्ट में कोई डेटा इंपॉर्टेंट आया है ना, तो वहां से पूछ लेगा। वो एनुअल रिपोर्ट में वही डेटा लिखा हुआ था जो बजट में चेंज होता है। इसलिए मैंने एक दिन आपको पता हो तो बजट का कुछ डेटा शेयर किया था। उस बजट के डेटा में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या संचार या साइंस टेक से रिलेटेड कोई भी बड़ा भवन बन रहा है या कोई बड़ी चेंज हुआ है ना, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म। समझ गए? अब देखो, जन सूचना पोर्टल है। कल एक भाई पूछ रहा था कि कितनी विभाग की कितनी सरकारी योजनाएं, कितनी बिंदु शामिल है, तो ये वाले याद रखने हैं आपको। फाइनल यही पूछेगा, इसको आप चैलेंज कर सकते हो भाई, यहाँ तक का डेटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक। जन सूचना पोर्टल क्या है आप इसमें पढ़ लेना। जन सूचना पोर्टल है क्या होता है कि जैसे आरटीआई है ना, आरटीआई जो एक्ट आया था तब उसमें तो क्या होती है, जनता खुद जाकर के आरटीआई लगाती है, तब उसको डेटा मिलता है। सरकार ने, राजस्थान सरकार पहला स्टेट है ऐसा जिसने क्या खुद से सूचनाओं को दिया है जनता को। उसका नाम है जन सूचना पोर्टल, की हम खुद से अपनी तरफ से ही सुमोटो एक्शन लेते हुए जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड करवा रहे हैं जनता को, धारा 4(2) के तहत आरटीआई की। यूआईडी है भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत 12 अंकों की, ये आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, पता ही है, एग्जाम में देख लेना, आईडी कार्ड साथ में ले जाओ। उसमें ये लिखा हुआ है, ये 8 करोड़, अब देखो पॉपुलेशन अपनी लगभग 8 करोड़ होगी, जो डेटा वहाँ पे लिखा हुआ है वो 6.85 का आ रहा है अभी, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से। और लगभग पॉपुलेशन अभी 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो राज्य के लगभग 8 करोड़ आधार आईडी कार्ड जारी किए गए। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के पास आधार पंजीकरण की, मतलब ये पूरा ये वाला डिपार्टमेंट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। संपर्क पोर्टल, उद्देश्य पूछेगा इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, शिकायत निवारण के लिए है ये। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया गया है। बस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये नंबर आपको पता ही होगा, 181 नंबर टोल फ्री नंबर है जहाँ पर सीएमओ में शिकायत का। फाइबर टू होम नाम से क्लियर है, बीएसएनएल के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए जितनी भी ग्राम पंचायतें उनको मतलब उसे जोड़ना फाइबर टू होम से, ताकि वहां पर कनेक्टिविटी फास्ट रहे। एक ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसके माध्यम से क्या होता है ना, जितना आप कनेक्शन भेजोगे ना, वो 100% वहां तक जाने का मतलब वो कोशिश होती है कि पूरा का पूरा नेट कनेक्टिविटी है, बीच में कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जीआईएस के, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये नहीं पूछेगा। राजनेट पूछ सकता है। राजनेट क्या होता है? राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक, नाम से क्लियर है। ई मित्र, ई मित्र देखो, वर्तमान में सरकारी विभागों, निजी संगठनों की 600 से अधिक सेवाएं, राज्य के नागरिकों को 80,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क। एक डेटा याद रख लेना मोटा मोटी। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछने लायक है वो क्वेश्चन ये है कि जयपुर और कौन से ऐसे 2 शहर है जहाँ पर ई मित्र @home, मतलब घर पर बैठे ही वो सेवाएं, 5 सेवाओं के साथ में वो सेवाएं मिलेगी। तो वो 2 है शहर, जयपुर और जोधपुर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लिया वैसे 1-2 एग्जाम में, फिर भी रिपीट कर ले। राज ई साइन, ई साइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा आधार, ये वाला कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है। राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण सीए के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। कहने का मतलब ई साइन को लेकर के मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये एक कंपनी है राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, वो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुसार है ना, वो सीए से प्रमाणित होना चाहिए जो भी आपने ये सिग्नेचर बनवाए हैं, ई साइन। कई बार आपने देखा होगा जब अपन ये मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो एक साइन आता है ऐसे लिखा हुआ, ऐसा नॉर्मल सा, तहसीलदार वगैरह का, वो ई साइन होता है, ठीक है ना। ई साइन कैसे काम करता है? जैसे एक पेन ड्राइव टाइप का होता है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक वो उस बंदे का ही है सिग्नेचर, है ना। और ये पूरा प्रमाणित होता है सीए के द्वारा, तभी वो चीज वैलिड होगी। ऐसा हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए पूरे डेटा वगैरह उसको देने पड़ेंगे। ई संचार आई पैक्ट, ई संचार एप्लीकेशन नागरिकों विभाग के अधिकारियों के SMS वॉइस कॉल के माध्यम से, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ये RKCL के बारे में आपको पता ही है। स्टेट डेटा सेंटर, ये भी नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसा करते हैं। डेटा एनालिटिक्स। राजस्थान स्टार्टअप, राजस्थान स्टार्टअप राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, ये मेंस में भी है टॉपिक। रोजगार सृजित करने की निवेश और को सुविधाजनक बनाने, ये पूछ लिया था क्वेश्चन, मेंस 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। आई स्टार्ट क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। राजस्थान स्टार्टअप राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है आई स्टार्ट पोर्टल, और इसके साथ ही ये नाम लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा देख लेना कि कहाँ कहाँ है। इनोवेशन हब 3 जगह, आई स्टार्ट नेस्ट है ये, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। बस राजस्थान के सभी 33 जिलों में 33 स्कूल लॉन्च पैड और आई स्टार्ट नेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन स्थापित किए गए हैं। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, अब एक का फुल फॉर्म क्या, ये पता होना चाहिए। ये शायद पुलिस विभाग में होती है ना, जहाँ पर क्या होता है ना, 7 मतलब सभी जिलों में है। देखो 7 संभागीय मुख्यालय में और सभी जिलों में 7 और 26 को ऐड करोगे 33 आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, वो सबको आपस में जोड़े हुए रखना, ठीक, CCTV कैमरा वगैरह या GPS के माध्यम से जो भी है। आगे है आर्केट, आर्केट की स्थापना का उद्देश्य पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सबसे पहले जयपुर में स्टार्ट किया गया था, अब शायद ये हर संभाग पर है, सही बोल रहा हूँ मैं? आर्केट आप में से बताओ, देखिए कोई सही। सभी संभागीय राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आर्केट का जयपुर में आरंभ किया गया था। आर्केट आउटवर्ड इन दृष्टिकोण अपना रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब जहाँ पर थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मतलब नई नई चीजें आ रही है ना, उसके बारे में उसको अवेयर किया जाए। राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र, राजकेड, ठीक, कोई ज्यादा इतना है नहीं इसमें। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ये पूछ सकता है, इसके लिए अलग से बिल भी आया था, एक्ट बना था फिनटेक यूनिवर्सिटी के नाम से, जो जोधपुर में खोली जा रही है, उसके लिए शायद 600 करोड़ के आसपास पैसा दिया था, है ना। राज ई वोल्ट, है ना, डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया, इसके माध्यम से नागरिक अपने डिजी लॉकर खाते पर उपलब्ध दस्तावेज वगैरह आप वो कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो या रख सकते हो। जन आधार योजना है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा, या यहाँ पर फैक्ट है 2-4 वो पूछ सकता है। पहला तो ये 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, भाई राजस्थान के हर बंदे के पास जन आधार कार्ड हो, 1 नंबर होगा, आपको नंबर दिया जाएगा, 1 कार्ड होगा, आपकी उसके ऊपर पहचान होगी। योजना का नाम क्या है, राजस्थान जन आधार योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं उनका आपको लाभ दिया जाए, नगद या सर कैशलेस। हाँ सर ना, जन आधार और वो वाला उसमें अंदर के आधार कार्ड में, उस दोनों में, उसमें उसमें भी ये तो मतलब नंबर। राजस्थान का आइडेंटिटी कार्ड है, एक तरह से राजस्थान का आधार कार्ड है। अच्छा अच्छा। इसमें देखो अलग से एक एक्ट आया था, ये एक्ट पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान का जन आधार जो प्राधिकरण एक्ट है वो कब आया। ऑप्शन दे देगा 19, 20, 21, 22, बहुत नजदीक ऑप्शन देगा, आंसर याद रखना 20। इसके जस्ट हमेशा एक्ट के
अगले साल इसके नियम आते हैं उससे संबंधित, तो आप नियम याद रखना, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम। क्वेश्चन ये पूछ सकता है नियम कब आए, 21 में नियम आए, एक्ट 20 में आया, और ये जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसने 18 दिसंबर 2019 से कार्य करना शुरू कर दिया। पहले ये बनता है, प्राधिकरण बनता है, फिर एक्ट आता है, एक्ट के बाद में ये नियम आते हैं। ये डेट थोड़ी दिमाग में रख लेना, यहाँ डेट का ही भूल जाएगा वो डेट में। ऑब्जेक्टिव पता ही है, बाकी सब आप टिक कर देना। इसमें देखो लिखा हुआ भी है, ये स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ जाएगा, आज जन आधार देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी और 31 मार्च 2024 तक इसमें राजस्थान की 97% से अधिक जनसंख्या सम्मिलित है और डीबीटी के माध्यम से लगभग 150 करोड़ लेन देन हो चुके हैं। और वो जो पैसा हुआ है कितना लेन देन में, वो अमाउंट है 60,000 करोड़ का लेन देन किया गया। लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ जाएगा तो हाँ वो सही है। ये मुख्य विशेषता क्या है इसकी देख लो, ये मुख्य विशेषता यहाँ लिखी हुई है भाई। जन आधार कार्ड आईडी के निवासी परिवार का एक व्यापक जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस बनाता है, परिवार के 60 से अधिक मानदंडों को मैप करता है। 10 नंबर का होता है परिवार का, और अगर उसका नहीं, निवासी का तो होता है मतलब परिवार का 10 नंबर का है अंक, और व्यक्तिगत मिलेगा वो सर 11 अंक का है। 11 का। हाँ, तो वो उल्टा है ना। फिर है ये वही बातें लिखी हुई है, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म है ना, ये वही बातें उन्होंने दी भाई। इससे ये फायदा लिया जा सकता है, सारी योजनाएं उससे मिलेगी, जो भी राशन वगैरह लिया जाता है बाहर से ना। जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से कियोस्कों का प्रबंधन विस्तार, ये देख लो, राजस्थान जन आधार अधिनियम 2020 की धारा 20 का 20 ऐसे याद रख लेना। 20 के तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क तंत्र ई मित्र को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बतानी पूछ ले कि भाई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर रखा है ये आपका साइंस एंड टेक राजस्थान के संदर्भ में, तो ये यहाँ पर थोड़ा टफ क्वेश्चन बने तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। इस कंपनी का जिक्र बार बार आ रहा है तो आप देख लेना, ये काम सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है। राजस्थान सरकार की जो कंपनी है ना उसका नाम है राजकॉम। वर्तमान में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अपनी कार्यान्वयन एजेंसी राजकॉम इन्फो सर्विसेज के माध्यम से 80,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क का प्रबंधन कर रहा है ये। ठीक है ना, 2 कार्ड अब एक कार्ड में समाहित करने के लिए राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार डेटाबेस के साथ, मतलब कह रहा है कि भाई राशन कार्ड को भी भाई एक तरह से जन आधार कार्ड से ही वो राशन मिलेगा, राशन कार्ड अलग से लाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा करना चाह रहा है उसमें। ठीक है ना, ये वही बातें लिखी हुई है वो। यहाँ पर प्योर रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने क्या काम किया वो लिखा हुआ है। ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक विकास करना राजस्थान का। ठीक है ना, ये सब बातें लिखी हुई जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये पूछेगा इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई, तो इस इको सर्वे में नहीं दे रखी है, पिछले वाले में दे रखी थी 1983। ये डेटा याद रख लेना। उसके अलावा यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है। ठीक, ये आ गया वो रिमोट सेंसिंग सेंटर है। देखो, जो भारत का रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, वो तो है हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद के देहरादून में। ठीक, और उसका जो इंस्टीट्यूट है वो है हैदराबाद में। अब जो देहरादून वाला है ना, उसकी एक ब्रांच है ये यहाँ पर। अभी क्या हुआ है, इस बजट में जो 24-25 का बजट आया है नई सरकार का, उस बजट में एक उप क्षेत्रीय केंद्र भी खुला है शायद रिमोट सेंसिंग सेंटर का जयपुर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में बजट में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र का उप क्षेत्र कहाँ खोला गया, ऑप्शन दे देगा वही कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो जयपुर आंसर करना है, ये मैंने अपलोड कर दिया था, पूछ सकता है क्वेश्चन, मेंस में भी है ये रिमोट सेंसिंग साइंस टेक में। अब देखो, हर विभाग के नीचे अलग अलग प्रभाग बने हुए। प्रभाग का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सबको जिम्मेदारी अलग अलग दे रखी है भाई। ये इसका काम है अनुसंधान करना, डेवलपमेंट करना, विकास विज्ञान को समाज की दृष्टि से देखना है, समाज को कैसे फायदा हो सकता है, उद्योगों को कैसे फायदा हो सकता है। ये मतलब मेंस में काम आएगा आपके। ये नाम लिखने होंगे उसमें, 1 2 ये 7-8 नाम है, ये आपको नाम लिखने होते हैं, क्योंकि वहां पर भी डायरेक्ट ये लाइन लिख रखी है, विज्ञान या प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में। जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है वहां पर ये सारी चीजें लिखनी होती है आगे वाली लिए। ठीक है ना, वहाँ हेडिंग काम की है। इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, नाम से पता लग रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं इसमें। ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित वो क्या काम कर रहा है, कैसे हेल्प करता है, तो ये देखेगा। प्रभाग है वो डिपार्टमेंट को, मतलब अपनी फाइल को भेजेगा भाई हमने
ये फाइल बनाइए या ये नीति बनाइए। शायद राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति की है ना घोषणा की है कि शायद बजट में की इस बार, मेरे को जहां तक पता हो। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो देख लेना, बजट को अच्छे से देखना है लिंक करके। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कन्फर्म ही मानो एक तरह से, क्योंकि एकमात्र जो क्वेश्चन नया मिला है यहाँ पर, जयपुर के चित्रोली गांव में, गांव का नाम आ जाएगा वहां पे लिखा हुआ, दादिया गांव, चित्रोली गांव, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये चित्रोली गांव में एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान की स्थापना की जानी है, वो भी आवंटन सीमांकन कार्य किया जा चुका है। ठीक, बाकी ये वापस वही प्रभाग है, ये पेटेंट का प्रभाग है, ये विज्ञान संचार है, लोकप्रिय प्रभाग है। ठीक, विज्ञान दिवस आपको पता ही है। इसमें देखो कुछ फैक्ट और है यहाँ पर, जयपुर और जोधपुर में विज्ञान केंद्रों में मिनी आईटी गैलरी खोली गई है। ये मैंने आपको बता दिया, एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान की स्थापना चित्रोली गांव जयपुर में की जा रही है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले बना दिया था शायद, इसका अभी बिल्डिंग स्टार्ट हुई होगी। विज्ञान केंद्र कोटा एवं डिजिटल प्लेनेटेरियम का भूमि पूजन कोटा में शायद पिछले बजट में आ गया था। भारत सरकार का प्रोजेक्ट, मतलब इसमें भारत सरकार हेल्प कर रहा है राजस्थान सरकार की, ठीक है ना, इस टाइप का प्रोजेक्ट है। ये पूछ लेगा ये कहाँ पर है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक, उसके अलावा जयपुर के साइंस पार्क में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए विभाग और नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के बीच एक समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जयपुर के साइंस पार्क में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की गई, राजस्थान सरकार उसमें किस विज्ञान केंद्र की हेल्प ले रहा है? ऑप्शन दे देगा, नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई, नेहरू विज्ञान केंद्र कुछ भी दिल्ली वगैरह, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो मुंबई वाला है। 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस है, आपको पता ही है। कोटा राज्य में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया था, है ना, जिसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए 30 बालक वैज्ञानिकों को चयन किया गया है। ये तो ये दूसरी लोकेशन है, मतलब जयपुर नहीं है, कोटा में हुआ है, तो ध्यान में रख लेना। अब देखो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो ये लिखा हुआ है राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बाहर अपने प्रवासी रहते हैं ना, जैसे एनआरआई भी रहते हैं, जो देश के मतलब भारत के जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए एनआरआई वर्ड यूज करते हैं। सेम अपने वाला है, जो राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो अन्य राज्यों में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, उनको यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो किया ये वाला एनआरआर, वो होते हैं एनआरआई, और ये वाले हैं राजस्थान वाले तो एनआरआर। अब इसमें क्या है, इसका जो एक तो ये याद रखना कि राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होता है। उसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन भारत और विदेशों में विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ घनिष्ठ लगातार संपर्क कर रहा है। एक है पिछली को सर्वे में दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी, एनआरआर नीति आई थी जिस टाइम इन्वेस्ट समिट हुई थी ना पिछली बार, जैसे इस बार हो रही है राइजिंग राजस्थान करके, उस बार इन्वेस्ट समिट हुई थी ना, उस दिन ये इसकी पहली नीति आई थी एनआरआर पे, एनआरआर के लिए हम ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। यस सर। इसके लिए देखो कुछ है ना, ये सेंटर भी खोले गए हैं, मतलब जगह जगह की, भाई वहां पर आकर के कोई, जैसे मान लो कई बार मुख्यमंत्री कहीं अचानक जाता है महाराष्ट्र, तो वो कहाँ मिलेंगे, वहां जाके भाई उस फलाने हाउस में आ जाओ। ऐसे अलग अलग जगह बना रखे जहाँ पर ज्यादातर राजस्थानी रहते हैं, मारवाड़ी हर जगह रहते हैं, तो उनकी वो कुछ इन्होंने बना रखे हैं सेंटर। जैसे बाहर कितने बना रखे हैं वो दिमाग में रख लेना, थोड़े लंदन में, न्यूयॉर्क में है, काठमांडू में, जैसे विभिन्न शहरों में है, तो वो वैसे नहीं पूछेगा पर दिमाग में थोड़ा रख लेना, ऐसा कुछ है। ये इन्होंने मतलब है ना प्रवासियों के लिए क्या क्या काम किया राजस्थान सरकार ने अपने लेवल पर, जैसे मणिपुर में इंसा भी तो वहां से निकाल के लेके आए, सूडान से निकाल के लिए, ओमान से, है ना, ये कुछ है तो आपसे पूछ सकता है। एक मिनट को पेज, ये आपका लगभग मतलब कंप्लीट हो गया शायद, एक तो न्यूज और होगी, ठीक है ना। उसके अलावा ये ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ये उन्होंने भाग लिया था। प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया, ये नहीं पूछेगा वैसे आपसे, लेकिन एक करंट से लिंक करके कोई बात पूछे तो 24 की खबर पूछ सकता है, लगभग 23 की देर की। ये देख लो एक बार कि 15 फरवरी 2024 को यूएसए के प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर अक्षत जैन के आयुक्त राजस्थान क्षेत्र में, यहाँ भी नहीं बन रहा है कुछ। आयोजना जनशक्ति विभाग
इसमें भी कुछ नहीं, ये एक याद रखना आप, गजेटियर मोबाइल ऐप आयोजना विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग में करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ जिलों के प्रथम जिला गजेटियर प्रकाशित किए गए हैं। तो ये ऐप है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। ये ऐप का नाम याद रख लेना है, ठीक है ना। मूल्यांकन विभाग क्या है? मूल्यांकन आयोजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जिसके माध्यम से राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव पता हो, बाकी नहीं पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, ये ऐप जरूर पूछ सकता है। बस ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब इसके आप सारे क्वेश्चन लगा देना वो